नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए है। और बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों ने जो मेरा पहले पुराने वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि अपन न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब नाभिकीय विखंडन के बारे में अपन बात कर रहे थे। और उसके बारे में पहले भी वीडियो लेक्चर आप देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे कि जो द्रवबूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन का स्पष्टीकरण कैसे किया जा सकता है। इसमें छात्रों, आपको पता है, जैसे एक बड़ी बूंद टूट के दो बूंदों में या दो से ज़्यादा बूंदों में बदल जाती है, तो उसी तरह से कोई भी एक बड़ा जो नाभिक होता है वो भी टूट के दो छोटे नाभिकों में बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो द्रवबूंद मॉडल है उसके आधार पे अपन किस तरह से नाभिकीय विखंडन को समझा सकते हैं। छात्रों, बोर्ड तथा व्हीलर ने सन 1939 में इस द्रवबूंद मॉडल के आधार पे नाभिक के स्थायित्व तथा इसके विखंडन की जो है व्याख्या की थी उसने। और इसके विखंडन में उसने ये बताया था कि एक्चुअली में द्रवबूंद में जिस तरह से पृष्ठ तनाव होता है, इसी तरह से नाभिकीय सतह पे भी उसने पृष्ठ तनाव को माना और अंदर लग रहे कूलाम बलों के कारण जो असंतुलन पैदा हो रहा है उसके आधार पर उसने विखंडन को समझाने की कोशिश की। और उसने ये कहा है, जैसे यहाँ पे द्रवबूंद मॉडल की कई अवस्थाएं यहाँ पे बताई है, ए, बी, सी, डी और ई के हिसाब से। तो यहाँ सबसे पहली जो अवस्था है ए, इसको अपन शांत अवस्था के नाम से अपन जानते हैं और नाभिक को एक गोलाकार के रूप में अपन मानते हैं। और ये माना जाता है कि ये जो ए अवस्था है, इस अवस्था के अंदर जो पृष्ठ तनाव बल और प्रतिकर्षण कूलाम बल जो है वो आपस में समान रूप से बराबर होते हैं एक दूसरे के, और इसलिए नाभिक गोलाकार अवस्था के अंदर उपस्थित होता है। जब एक विखंडीय नाभिक कोई भी एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो न्यूट्रॉन को कैप्चर करने के कारण उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है और नाभिक को एक ऊर्जा मिलती है एक्स्ट्रा, जिसको अपन उत्तेजन ऊर्जा के रूप में अपन उसको कह सकते हैं। और ये उत्तेजन ऊर्जा को लेके नाभिक जो है एक उत्तेजित अवस्था, जिसको अपन एक्साइटेड स्टेट्स को कहें, उसके अंदर वो पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद चूंकि यह एक तरह से अनस्टेबल होने लगता है और एक कंपन होने लगते हैं इसके अंदर नाभिक में, और इन कंपनों के कारण उसकी जो शेप है उसके अंदर बदलाव होना चालू होता है। और बदलाव होना चालू होने के कारण अपन ये कह सकते हैं कि जो विरूपण बल लगते हैं उसके प्रभाव से नाभिक का जो गोलीय आकार है वो विकृत होकर दीर्घवृत्तज स्थिति एलिप्सोडल के रूप में बदल जाता है, जिसको कि स्थिति बी से अपन ने यहाँ डायग्राम में पिछले वाले में बताया है। यदि अगर ये उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक नहीं है, मान लो इतनी हुई कि उसकी स्थिति या उसकी आकृति तो बदल गई, लेकिन इतनी उत्तेजन ऊर्जा नहीं है कि वो उसको आगे और कंटिन्यू कर सके, तो इस अवस्था के अंदर नाभिक जो है उस ऊर्जा को, उपस्थ तनाव बल जो है उस नाभिक को अपने प्रारंभिक गोलीय आकार में लाने का प्रयास कर जाता है और उत्तेजन ऊर्जा नाभिक के गोलीय आकार को विकृत में लाने का प्रयास करती है। लेकिन अगर इन दोनों में आपस में संतुलन बैठ जाता है तो उत्तेजन ऊर्जा गामा किरणों के रूप में बाहर निकल जाती है और नाभिक वापस अपने गोलीय आकार के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान, ये जो पृष्ठ तनाव के कारण जो भी उसकी आकृति है, उस आकृति को ये उत्तेजन ऊर्जा ज़्यादा होने की वजह से उसको चेंज करने की कोशिश करती है और नाभिक की में जो स्थित प्रोटोनों के मध्य प्रतिकर्षण कूलाम बल लग रहा है, ये कूलाम बल भी उसको सपोर्ट करता है। और इस अवस्था में नाभिक एक जो क्रांतिक अवस्था है उसको वो पार कर जाता है, स्थिति डी। और ऐसी स्थिति में नाभिक को अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और अंततः नाभिक दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको कि अपन स्थिति सी के द्वारा बता सकते हैं। तो एक सामान्य रूप से ये देखा गया है कि नाभिक की विखंडन जो होता है लगभग 12.10⁻⁻12 सेकेंड के इस समय के अंदर नाभिक जो है विखंडित हो जाता है या विखंडन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेता है। इस विखंडन की प्रक्रिया को अपन और अच्छी तरह समझाने के लिए यहाँ अपन ने एक यहाँ डायग्राम बनाया है, ये ग्राफ खींचा है। देखो, इसमें ABC करके 3 ग्राफ हैं और इनकी अलग अलग स्थिति को बताया है। नीचे R=0 पर जो नाभिक है वो गोलाकार अवस्था में, फिर वो एक डंपल शेप ले रहा है और लास्ट के अंदर वो टूट के 2 नाभिकों में बदल रहा है।
और दोनों नाभिक जो बदल रहे हैं, मिल रहे हैं अपने को, उसकी माना कि अपन ने जो त्रिज्या है इन नाभिकों की, वो नाभिकों की त्रिज्याएं अपने पास R1 और R2 है। इस स्थिति को समझाने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि R=0 पर जो नाभिकीय गोलीय आकार का जो होता है, इसमें विभव ऊर्जा या जो बंधन ऊर्जा, इसमें बंधन ऊर्जा ये या जो निर्मुक्त ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको, उसका मान अपन EF=m AZ, A द्रव्यमान संख्या, Z परमाणु क्रमांक है मूल नाभिक का, और -m A1Z1 -m A2Z2। ये A1Z1 एक टूटने के बाद जो नाभिक दो नाभिकों में बदलता है, उनमें से एक नाभिक के लिए है, और A2Z2 दूसरे नाभिक के लिए है, और एनर्जी है, इसलिए ब्रैकेट में बंद करके c² से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कैपिटल M AZ जो है वो मूल नाभिक को बता रहा है, A1Z1 एक विखंडित होने के बाद प्राप्त होने वाले एक नाभिक को है, और M A2Z2 दूसरे नाभिक को बता रहा है। तो यहाँ इस केस में जो निर्मुक्त ऊर्जा है, इसको निर्मुक्त ऊर्जा को अपन, ये ऊर्जा जो है उत्पादित नाभिकों से बने संयुक्त नाभिकों की मूल अवस्था में ऊर्जा होती है। जब मूल नाभिक न्यूट्रॉन ग्रहण करता है या कैप्चर करता है, तो इस ऊर्जा में न्यूट्रॉन के ग्रहण करने के कारण उत्तेजन ऊर्जा जो है इसमें सम्मिलित नहीं होती है। कहने का मतलब है जैसे यूरेनियम 236 है, और इसके लिए अगर E0 का मान 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो न्यूट्रॉन आ रहा है उसकी भी कुछ गतिज ऊर्जा है, तो उसको भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। यहाँ अपन देखें इस चित्र के अंदर एक EC एनर्जी बताई है, जो कि संयुक्त नाभिक की प्राचीर ऊर्जा कहलाती है, और ये ऊर्जा नाभिक के विखंडन से प्राप्त दो उत्पाद नाभिकों के मध्य कूलम्ब स्थित ऊर्जा को बताता है। और इस कूलम्ब स्थित ऊर्जा का मान अपन EC=Z1Z2E² के द्वारा बता सकते हैं। यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि विखंडन के लिए जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी EC से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही नाभिक जो है विखंडित होगा, या ये जो प्राचीन एनर्जी है इससे ज़्यादा होना चाहिए। एक और ऊर्जा को यहाँ डिफाइन किया जाता है संक्रियन ऊर्जा, जिसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहलाती है छात्रों? एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियन ऊर्जा का मान होता है प्राचीर ऊर्जा माइनस बंधन ऊर्जा, मतलब EA=EC-EF के द्वारा अपन बता सकते हैं। यहाँ इस एक्टिवेशन एनर्जी या EF और EC के बारे में अपन यहाँ 2-3 बातें बता सकते हैं। नंबर 1 कि अगर EF का मान ग्रेटर देन EC है, EF अपन को पता है जिसको बंधन ऊर्जा कह दो या विनिर्मुक्त ऊर्जा के रूप में भी कह सकते हैं अपन। अगर EF का मान EC से अधिक है तो द्रव्यमान संख्या इज ऐसे नाभिक जिनको की द्रव्यमान संख्या 250 या इससे ज़्यादा है, ऐसी स्थिति उन नाभिकों में पाई जाती है, और इन नाभिकों को स्वतः विखंडन की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इसमें EF का मान EC से ज़्यादा होता है। तो इस कारण ऐसे भारित नाभिक प्रकृति में नहीं पाए जाते, क्योंकि वो तुरंत विखंडित हो जाते हैं, और विखंडित हो जाते हैं तो वो अपने को प्रकृति के अंदर नहीं मिलते। लेकिन अगर EF का मान EC से कम है, और इस तरह के नाभिक यूरेनियम 92 के आसपास के नाभिक पाए जाते हैं। कुछ नाभिकों के संकीर्ण ऊर्जा के मान यहाँ जैसे यहाँ टेबल बनाई है उसमें बताई हैं, और इसमें ये जो इस टेबल में देखो एक संकीर्ण ऊर्जा जो है थेलेनियम 232 की जो है 5.0, और उत्तेजन ऊर्जा इसकी आ रही है 5.4। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है, मतलब यहाँ पे संकीर्ण ऊर्जा कम है और उत्तेजन ऊर्जा ज़्यादा है। ऐसी अवस्था में इनका जो विखंडन होता है वो तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के कारण विखंडन होता है, क्योंकि यहाँ E=EI है। तो इस केस में जब विखंडन होता है केवल तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के कारण इसमें विखंडित हो सकता है, चाहे Pa231 हो, चाहे यूरेनियम 233 हो, या यूरेनियम 235 हो, क्योंकि इसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉन मतलब जिनकी एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उसको अपन तीव्रगामी न्यूट्रॉन कहते हैं। और अगर तीसरी स्थिति जब EF इज़ वेरी वेरी लेस देन EC, तो ऐसे नाभिक जो है मध्य क्रम के नाभिक आते हैं, जिनके लिए A का मान 85 से 209 के बीच में होता है। इसमें जो EA-EC का मान बहुत अधिक होता है, और इनको विखंडित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः इन नाभिकों को विखंडन की संभावना बहुत ही कम होती है, और इस तरह के नाभिकों को अपन स्थायी नाभिक के नाम से अपन जानते हैं।
छात्रों, इसमें एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ डिफाइन किया है जिसमें न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा और उससे अपन ने उत्तेजन ऊर्जा का मान यहाँ निकाल के यहाँ बताया है। इसी केस के अंदर अपन आगे चलें, एक होती है श्रृंखला अभिक्रिया और स्वपोषित या स्वपेशी श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको अपन चेन रिएक्शन या कंडीशन फॉर सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन के रूप में अपन कह सकते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया के अंदर छात्रों क्या होता है कि न्यूट्रॉन से जब भी कोई संघात होता है यूरेनियम का, तो इसमें इस यूरेनियम के विखंडन होता है और इस विखंडन अभिक्रिया में दो विशेषताएं पाई जाती हैं। एक विशेषता 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिल सकते हैं और दूसरी भारी नाभिक के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा का मान 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति विखंडन होता है और तीसरी विखंडित अभिक्रिया में द्वितीय न्यूट्रॉनों का भी उसमें उत्पादन होता है। यहाँ एक जो मैंने एक चित्र बनाया है यहाँ पे चेन रिएक्शन का, यहाँ आप देखो एक यूरेनियम में न्यूट्रॉन की बौछार कराई जा रही है और उससे दो नाभिक अपने को मिल रहे हैं और 2 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। फिर हर न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम से टकराता है या दूसरे यूरेनियम जो परमाणु जो भी यूरेनियम का परमाणु है वो उस न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद फिर वापस 2 न्यूट्रॉन देता है और इस तरह से ये इस केस के अंदर और हर विखंडन में अपने को एनर्जी भी बढ़ती जाती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती जाती है। ये और इस तरह के जो विखंडन होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन 2 या 2.5 न्यूट्रॉन अपने को पर विखंडन में मिलते हैं, या अपन कहें कि यूरेनियम के अगर 100 नाभिक हैं तो लगभग 250 न्यूट्रॉन अपने को प्राप्त हो सकते हैं और ये रिएक्शन ऑटोमेटिक अपने आप आगे चलती रहती है, जिसको कि अपन चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में अपन बता सकते हैं। और अगर ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है, इस श्रृंखला अभिक्रिया स्वपोषित कैसे रह सकती है, मतलब ये स्वपोषी का मतलब है कि ये श्रृंखला अभिक्रिया जब एक बार चालू कर दी गई तो उस अवस्था में ये अपने आप को मेंटेन रखे और बाहर से किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े इसको और ये रिएक्शन चलती चली जाए। इस केस में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए 3 चीज़ों की या 3 अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है या 3 बातों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो यूरेनियम को समृद्ध करना, समृद्ध का मतलब पूरी मात्रा के अंदर प्रचुर मात्रा में अपने पास यूरेनियम होना चाहिए, जिससे चेन रिएक्शन कंटिन्यू चलती रखे, क्योंकि न्यूट्रॉन को कैप्चर कौन करेगा, यूरेनियम करेगा और यूरेनियम होगा तो ही वो कैप्चर होंगे और आगे विखंडन की प्रक्रिया चलती जाएगी। यहाँ अपन ने देखा है प्रकृति के अंदर यूरेनियम 234.006%, यूरेनियम 235.714% और यूरेनियम 238 99.28% ये प्रकृति में पाए जाते हैं। तो यूरेनियम 238 सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसको विखंडन इतनी आसानी से नहीं करवाया जा सकता क्योंकि इसके लिए तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है। यूरेनियम 235 नहीं के बराबर है, 234 सॉरी। तो अपने पास जो एक्चुअली में नेचर में अपने को ये अवेलेबल हो रहा है वो हो रहा है यूरेनियम 235, जो कि 0.714% के आसपास मिलता है। तो ये यूरेनियम 235 को अपन जो तापीय न्यूट्रॉन है, मतलब जिनकी एनर्जी बच्चों 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ऐसे न्यूट्रॉनों की इसको पे बौछार कराते हैं और यूरेनियम 235 को प्रचुर मात्रा में समृद्ध करके रखना पड़ता है, जिससे कि ये चेन रिएक्शन एक बार चालू हो जाए तो उसको अपन ना रुक सकें, वो स्वपोषित बन जाए और आगे चलती चली जाए। तो यूरेनियम 235 की मात्रा को पूरी मात्रा में अपने को रखनी पड़ती है। दूसरी बात होता है क्रांतिक द्रव्यमान। मोटे मोटे शब्दों में मैं बताऊंगा आपको, क्रांतिक द्रव्यमान इस यूरेनियम का ऐसा मास है, जो ऐसा मिनिमम मास है जो कि विखंडन के लिए ज़रूरी है। तो यूरेनियम 235 को अब इस क्रांतिक द्रव्यमान के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का जो क्षरण होता है वो क्षरण यूरेनियम की दर जो है, उसके क्षरण की जो दर है पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, जो यूरेनियम का पिंड है उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करता है और न्यूट्रॉन के उत्पादन की दर पर निर्भर करता है। और उत्पादन की दर विखंडीय नाभिकों की संख्या अर्थात उस पिंड के आयतन पर निर्भर करती है। तो एक तो क्षेत्रफल हो गया, एक आयतन हो गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूरेनियम के एक r त्रिज्या के गोलाकार पिंड की अगर कल्पना करें अपन, तो न्यूट्रॉन की उत्पत्ति की दर जो है वो तो r³ और क्षरण जो है वो r² के अनुपाती होती है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रकार उत्पत्ति दर का जो क्षरण दर के सापेक्ष अनुपातिक मान होगा वो r के अनुपाती होता है। इस अतः पिंड का जो आकार है अपन क्या करते हैं, छोटा होने पर
दिया द्रव्यमान कम होने पर जो है क्षरण दर की उत्पत्ति दर के सापेक्ष अधिक होगी और श्रृंखला विक्रिया की संभावना कम होगी। इस स्थिति में श्रृंखला विक्रिया थोड़ी देर बाद खुद ही बंद हो जाएगी। इससे पिंड के द्रव्यमान को हम, अगर इस तरह का द्रव्यमान लिया जाता है कि थोड़ी देर बाद ये श्रृंखला विक्रिया चल के बंद हो जाती है, तो ऐसे पिंड के द्रव्यमान को हम उपक्रांतिक द्रव्यमान के रूप में अपन जानते हैं और उसको कहते हैं। इसके विपरीत अगर बड़े आकार का पिंड ले लिया जाए, अधिक द्रव्यमान वाले पिंड में क्षरण की दर उत्पत्ति दर के सापेक्ष कम होगी तथा श्रृंखला विक्रिया की संभावना अधिक हो जाती है। तो इस तरह से श्रृंखला विक्रिया स्वपोषित हो जाती है और इस केस को अपन अतिक्रांतिक द्रव्यमान की स्थिति कहते हैं। मतलब जो द्रव्यमान लिया गया है वो अतिक्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। अतः छात्रों, अपन ये कह सकते हैं कि जो यूरेनियम का द्रव्यमान है उस एक निश्चित द्रव्यमान अगर होगा अपने पास, तो अपन के पास श्रृंखला विक्रिया कंटिन्यूस में आगे चालू हो सकती है। इस क्रांतिक द्रव्यमान को अपन समझाने के लिए गुणन कारक एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के द्वारा अपन इसको समझा सकते हैं। वो कैसे? एक मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है जिसको यहाँ के से बताया है, इस के को अपन लिख सकते हैं के इज इक्वल टू विखंडन की किसी एक पीडी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन उस पीडी से पूर्वोत्तर, मतलब पहले पीडी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे कोई विखंडन हो रहा है, एक बार विखंडन हुआ, उस केस के अंदर अपने पास मान लो कि 2-3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए। दूसरी बार विखंडन हुआ, उसके बाद अपने पास मान लो कि 2 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए, तो 2/3 इसके लिए रेशो आ जाएगा। तो यहाँ ये जो के फैक्टर है ये डिसाइड करेगा कि ये अभिक्रिया स्वपोषित होगी और श्रृंखला के रूप में आगे चलेगी या नहीं चलेगी। तो सबसे पहले अपन देखें इसमें, यदि के का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब आने वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण श्रृंखला विक्रिया आगे जाके अनियंत्रित हो सकती है। यदि के का मान 1 के बराबर हो, कि जितना पहला उत्पन्न हो रहे थे न्यूट्रॉन उतने ही अब उत्पन्न हो रहे हैं, तो श्रृंखला विक्रिया नियंत्रित होगी और एक स्थायी अवस्था में वो बनी रहती है। और इस स्थिति में विखंडनशील पदार्थ के द्रव्यमान को ही हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान। सेकंड वाली स्थिति में जहाँ के इज इक्वल टू 1 रहते हैं। लेकिन अगर के का मान 1 से कम है तो न्यूट्रॉनों की जनसंख्या, इसकी जो संख्या में ह्रास होता है और श्रृंखला अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती, कुछ देर अभिक्रिया चलेगी और फिर वो बंद हो जाएगी। इस श्रृंखला अभिक्रिया को समझाने के लिए अपन एक फार्मूले के रूप में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, या मैंने बातें बताई हैं। और एक कि 2 पीडी न्यूट्रॉन उत्पत्ति के बीच अगर औसतन समय t0 लगता है, तो उसके लिए अपन एक इक्वेशन लिख सकते हैं, dn/dt इज इक्वल टू कैपिटल N k-1/t0, और इसको समाकलन करेंगे तो लॉग के रूप में आ जाएगा। और प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0 पे चूंकि पूरे के पूरे परमाणु यूरेनियम के उपस्थित थे अपने पास, इसलिए n इज इक्वल टू n0, तो c की वैल्यू निकल के आ जाती है कांस्टेंट की, और इसका मान रख दें तो n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल k-1 ब्रैकेट में t/t0 के द्वारा आप बता सकते हैं किसी टाइम t के लिए। अब इस समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि k इज ग्रेटर देन 1 की स्थिति पर न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि जो होती है वो चरघातांकी रूप से होती है। उदाहरण के लिए यदि k का मान जो है 1.005 हो, तो क्रमबद्ध 2 पीढ़ियों में न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति के बीच जो समय अंतराल है वो 10⁻⁻8 सेकेंड के रूप में बताया जाएगा। हो तो 1 सेकेंड में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 10⁻⁸ सेकेंड बताया जाए, और 1 सेकेंड में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी उसको n/n0 के द्वारा अपन इस तरह से बता सकते हैं। गुणन से वृद्धि की जा सकती है, इस तरह से फैक्टर से अपन बता सकते हैं। इसमें अपन ये बच्चों आगे ये अपन ने देखा कि ये जो श्रृंखला विक्रिया होती है या जो चेन रिएक्शन होती है, ये 2 तरह से बताई जा सकती है मेनली। एक तो निरंतर श्रृंखला विक्रिया और एक अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया अपन परमाणु भट्टी में काम में लेते हैं। अनियंत्रित जो श्रृंखला विक्रिया है वो अपन परमाणु बम में काम में लेते हैं। दोनों के अलग अलग उपयोग हैं, दोनों के अलग अलग लाभ और हानि है। इनको अपन अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही है कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, गुणनकरण फैक्टर से ये किस तरह समझते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, और ये चेन रिएक्शन को आगे और ले जाने के लिए अनियंत्रित और नियंत्रित करने के लिए क्या क्या अपन कर सकते हैं। तो छात्रों, इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, और
इसके जो वीडियो है आप देख ही रहे हो और आने वाली वीडियो को भी आप और अच्छी तरह से देख के इस चीज़ को समझ सकते हो।